नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस.एन. महावर। आज का शिक्षण बिंदु है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति तथा उसके विकास के बारे में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारत में आने से पूर्व आर्यों में वर्ण व्यवस्था थी। इसके विपरीत सेलेस्टर आदि विद्वानों का मत है कि भारत में आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनके भारत में आने पर द्रविड़ आदि अनार्य जातियों के प्रभाव से ही वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। आर्यों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग सामने आए, आर्य और अनार्य। ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों की धारणा है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वेद काल में हो चुकी थी। इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि वर्ण व्यवस्था का उदय और विकास उत्तरवैदिक काल में हुआ था। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के समय में भारतीय आर्य चार वर्णों में विभाजित नहीं हुए थे। ऋग्वेद में कहीं भी इन चार वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि भारत में आर्यों के आने के बाद वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रत्येक आर्य व्यक्तिगत रूप से देवताओं की आराधना एवं यज्ञ करता था। इसी प्रकार प्रत्येक आर्य को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था। वह काफ़ी लचीली थी। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन सकता था। वैवाहिक संबंधों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसती है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, न कि जन्म प्रधान। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद भली भांति विकसित हो गए थे। इस काल में याज्ञिक कर्मकांड इतने अधिक जटिल हो चुके थे कि ऐसे जटिल यज्ञों की विविध प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए विशेषज्ञ होना आवश्यक था। ऐसे विशेषज्ञों की स्थिति सामान्यतः आर्य लोगों में ऊंची होती थी। फिर भी बहुत से विद्वानों का मानना है कि वर्ण भेद बहुत दृढ़ नहीं हो पाए थे। इस समय भी वर्ण भेद का मुख्य आधार कर्म था, न कि जन्म। अभी यह स्थिति नहीं आई थी कि ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुए बिना कोई व्यक्ति इस वर्ग में न जा सके, अथवा क्षत्रिय वर्ग में जाने के लिए किसी क्षत्रिय धर्म में जन्म लेना आवश्यक था। नंबर 3, सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद सूत्र ग्रंथों की स्थापना हुई। ये 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 कल्प सूत्र, नंबर 2 गृह सूत्र और नंबर 3 धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था और वर्ण भेद अधिक विकसित हो गए थे। ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ बतलाया जाने लगा। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा अन्य सभी से तो श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मणों से नहीं। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना राजा का परम कर्तव्य था। यदि कोई ब्राह्मण आ रहा है तो राजा को उसके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। धर्मसूत्रों में ब्राह्मणों को अवध, अदंड, बहिष्कार कहा गया है और ब्राह्मण हत्या को घोर पाप बतलाया गया है, तथा यह भी व्यवस्था की गई है कि ब्राह्मणों से किसी प्रकार का कोई कर न लिया जाए,
क्योंकि वह वेद पाठ करता है तथा विपत्तियों का निवारण करता है। समाज में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से नीचा था। क्षत्रियों का कार्य भारी शत्रुओं से देश की जनता की रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और देश पर शासन करना था। किंतु इन कार्यों के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता होती थी। वैश्य वर्ग के लोगों का कार्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और महाजनी माना जाता था। किंतु संकटकालीन परिस्थितियों में उन्हें भी शस्त्र धारण करने की अनुमति दी गई थी। समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यंत हीन थी। उनका एकमात्र कार्य तीनों उच्च वर्गों के लोगों की सेवा करना था। तो बच्चों, आज आपने जाना वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास के बारे में। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।